नमस्कार दोस्तों। 6 अगस्त 1945 के दिन सुबह के करीब 7 बजे जापानी लोगों को दक्षिण की तरफ से आती हुई एक अमेरिकी विमान देखा जाता है। ये विमान हिरोशिमा शहर के मौसम की जानकारी लेने आया था। उस समय जापान की हालत इतनी ख़राब थी, उनके पास पेट्रोल की भी इतनी कमी हो गई थी कि इस जहाज़ को रोकने के लिए अपना कोई जहाज़ इसके पीछे नहीं भेज पाए थे। इसके बाद सुबह के करीब 7:30 पर जापानी रडार सिस्टम ने पूरे शहर में अलार्म बजा दिया। पर यहाँ जो अलार्म था वहाँ के लोगों को और एयरफोर्स को सामान्य सा लगा। इसके बाद सुबह के करीब 8 बजे मौसम बिल्कुल साफ लग रहा था। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, महिलाएं घरों में नाश्ता बना रही थी और पुरुष ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन इसी सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो आज तक किसी ने ना तो सुना था ना ही किसी ने देखा था। ये जगह था जापान का हिरोशिमा शहर। आबादी लगभग 3.5 लाख। तभी सुबह लगभग 8:15 पर अमेरिकी नौसेना का एक विमान B-29 जिसका नाम इनोला गे था, हिरोशिमा शहर के ऊपर उड़ता दिखाई देता है। लोगों को ये विमान भी पहले विमान की तरह सामान्य लगा, लेकिन इस विमान में छुपा होता है एक ऐसा हथियार जिसे लोगों ने सिर्फ कल्पना में सुना था, लिटिल बॉय, एक परमाणु बम। तभी इस प्लेन से एक बेलनाकार चीज़ ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। हिरोशिमा के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एक परमाणु बम है। 43 सेकंड तक ये बम नीचे गिरता रहता है। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, ये पूरा शहर आग के गोले में तब्दील हो गया। हजारों लोग पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ गए। कुछ की सिर्फ परछाइयाँ दीवार पे चिपकी रह गई। शहर के इमारतें, सड़कें, पेड़ पौधे सब भस्म हो गया। इसमें करीब 80,000 लोग उसी समय मारे गए। ये इतिहास का सबसे भयानक दृश्य था। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा का आओई ब्रिज था, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही थी। ये बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल के ऊपर जाकर गिरता है। इस बम की शक्ति लगभग 15,000 TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो 4,000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। ऐसा लग रहा था पूरे हिरोशिमा शहर पर आग की तूफान चल रही थी। सिर्फ चंद सेकंड पहले जिस शहर की आबादी लगभग 3.5 लाख थी, अब वो सिर्फ 2,70,000 बच गई थी। 80,000 लोग एक पल में राख बन गए। अमेरिकी विमान एनोला गे के पायलट बताते हैं कि धमाका इतना खतरनाक था कि विस्फोट होते ही विमान के आगे के केबिन में एक तेज़ रोशनी फैल गई। धमाका इतना तेज़ था कि इतने ऊपर उड़ रहे पायलट के दांतों में भी कपकपी होने लगी। इस प्लेन के पिछले हिस्से पर बैठे पायलट ने इस भयानक दृश्य की अपने कैमरे से कई फ़ोटो ले ली, जिसमें देखा जा सकता है कि विस्फोट के कारण आसमान में बैगनी बादल बन गए थे और इन बादलों के बीच में मशरूम की तरह दिखने वाला एक बहुत ही बड़ा धुएं का गुब्बार ऊपर की तरफ उठने लगा। इस धुएं के गुब्बार को द डेथ मशरूम के नाम से जाना जाता है। इस मशरूम के नीचे वो 80,000 लोग थे जो कुछ समय पहले तक जिंदा थे। 14 साल का एक लड़का फिजियोतारी कोशी 6 अगस्त के दिन उस धमाके वाले जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद था। विस्फोट वाली जगह के इतने नज़दीक होने के बावजूद फुजियो उन चंद लोगों में से थे जो उस बम धमाके में जिंदा बचे थे। वो बताता है उस सुबह वो अपने माँ के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी आसमान में एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है। हम लोग तभी दौड़कर बाहर निकलते हैं और हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक छोटा सा बॉल की तरह कुछ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। ये बॉल जैसे जैसे नीचे गिर रहा था तो पता चला यह एक बॉम्ब था, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हमें भागने का मौका भी नहीं मिला। फिजियो बताते हैं कि वो बॉल जैसे ही नीचे धरती पर गिरा तो पहले तो एक तेज़ रोशनी के साथ इतना भयानक धमाका हुआ कि पहले तो मैं अंधा हो गया और अचानक से मेरे पैरों के नीचे ज़मीन इतनी तेज़ हिलने लगी कि मानो धरती फट गई हो।
मैं कुछ समझ पाता इसके पहले ही एक तेज़ हवा के झोंके ने मुझे दूर ले जाकर पटक दिया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरी आंखें बंद हो गई और जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैंने महसूस किया मेरे एक तरफ का हाथ तो एक मांस का टुकड़ा बनकर रह गया था। मैंने जैसे तैसे अपने टूटे हाथ को संभाला और मैंने देखा आसपास के मौजूद सारे चीज़ राख बन चुकी है। मुझे तुरंत अपनी माँ का ख्याल आया, लेकिन मेरी माँ की किस्मत शायद मुझसे अच्छी थी जो उन्हें अपने गले हुए हाथों का टुकड़ा उठाना नहीं पड़ा। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ये बातें फुजियो बताते हुए रो पड़े। उनका मानना था कि मरने वालों की किस्मत जिंदा लोगों से अच्छी थी, क्योंकि उन लोगों को इस तबाही के बाद की भयानक मंजर को नहीं देखना पड़ा था। इसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास कई सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे। वो चीख पुकार कर रहे थे, पर उनकी मदद करने के लिए वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इन लोगों के जख्म इतना ख़राब था कि किसी के शरीर से हाथ उखड़ कर अलग से लटक रहा था, तो किसी के मुंह की चमड़ी पूरी तरह अलग हो चुका था। इस हादसे के बाद सभी हॉस्पिटल इतना भर चुका था कि इलाज के लिए कोई जगह भी खाली नहीं बचा था। इस धमाके के बाद जो लोग जिंदा बचे थे वो सड़क पर ऐसे चल रहे थे मानो जैसे मुर्दा जिंदा हो गए हों। उनके मुंह से झाग भरा खून निकल रहा था और उनके मांस और चमड़ी मानो ऐसे लटक रहा था कि इनको छूने भर से ही ये सारा हाथ में आ जाएगा। ये सभी तड़पते लोग पानी के लिए चिल्ला रहे थे, पर इन्हें पानी भी नसीब नहीं हुआ। इस विस्फोट के बाद सुबह 11 बजे बारिश भी होती है, लेकिन ये जो बरसात है वह पानी की बरसात नहीं थी, बल्कि यह विस्फोट के कारण उत्पन्न रेडियोएक्टिव पदार्थ की बरसात थी। इस बरसात में जो पानी बरस रहा था वो ग्रीस की तरह काला था। उस वक्त वहाँ पर मौजूद जो भी इंसान इस बरसात के संपर्क में आया उसे स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गया। कई आंकड़ों के मुताबिक उस समय विस्फोट के तुरंत बाद लगभग 80,000 लोगों की जान तुरंत चली गई। लेकिन विस्फोट के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उससे 60,000 लोग और मारे गए। लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुका। 9 अगस्त 1945 को जापान अभी हिरोशिमा के हादसे को भुला भी नहीं पाया था कि 3 दिन बाद अमेरिका का दूसरा विमान नागासाकी के ऊपर उड़ता दिखता है। लेकिन इस प्लेन में छुपा हुआ था फैट मैन, जो लिटिल बॉय परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली बम था, जो 11:02 पर नागासाकी पर गिराया जाता है। लेकिन ये हमला अमेरिका जापान के औद्योगिक शहर कुकरा पर करने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हमले की जगह बदलकर नागासाकी कर दिया गया। ये हमला भी हिरोशिमा जैसा ही भयानक था। इस हमले में लगभग 40,000 लोग पलक झपकते ही राख बन गए। अब ये सारी कहानी सुनकर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों गिराया गया ये बम, आखिर क्या कारण था इसके पीछे। आइए आगे समझते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम की कहानियाँ। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ये यूं शुरू हुआ सन 1939 में, जब हिटलर ने पोलैंड देश पर हमला किया और एक एक कर कई देश इस युद्ध में शामिल हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 दो बड़ी अलायंस के बीच में लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे एक्सिस पावर, दूसरे तरफ थे एलाइड पावर। एक्सिस पावर में 3 देश शामिल थे, जर्मनी, इटली और जापान। और एलाइड पावर में शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और अमेरिका।
अलाइट में चाइना जैसा देश भी शामिल हो चुका था, लेकिन अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस युद्ध का हिस्सा ना बने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बेकार एक्सपेरिमेंट के बाद अमेरिका ने ये सोच रखा था कि अब यूरोप और एशिया के बीच में कुछ भी हो, मुझे इनके बीच में नहीं पड़ना है। लेकिन साल 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। यहाँ देखकर अमेरिका को मजबूरन इस युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। The unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिका ने देखा एडोल्फ हिटलर है जो एक के बाद एक देश पर हमला किए जा रहा है और उन पर कब्जा किए जा रहा है। दूसरी तरफ जापान भी एशिया के कई देशों पर अपना कब्जा जमा चुका था, जिसमें चीन भी शामिल था और अमेरिका चीन को सपोर्ट कर रहा था। और इसके बाद अमेरिका ने जापान पर तेल प्रतिबंध लगा दिया था, जो जापान के लिए एक गंभीर संकट बनता जा रहा था। उस ज़माने में जापान में जो 80% ऑयल आता था वो अमेरिका से ही आता था। अमेरिका ने कहा, हम एक ही शर्त पर तेल देना वापस शुरू करेंगे, तुम पहले चाइना और एशिया के जो हिस्से को अपने कब्जे में कर रखे हो उसे वापस करो और जर्मनी और इटली के बीच का अलायंस तोड़ दो। लेकिन ये करने का मतलब था अपना पूरा कब्जा छोड़ना था एशिया के उन सारे देशों पर से जिन पर जापान ने कब्जा कर रखा था। तो जापान ने अमेरिका की बात नहीं मानी और उन्होंने सोचा क्यों ना इसका कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। उन्होंने देखा जो मलेशिया और इंडोनेशिया देश है, यहाँ पर तेल काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन देशों पर कब्जा करके अपने लिए तेल खुद ही निकाला जाए, ताकि हमें अमेरिका पर डिपेंड ना रहना पड़े। लेकिन उस समय जापान को पता था कि मलेशिया और इंडोनेशिया पर अमेरिका का अलायंस है, अगर इन दोनों पर हमला किया जाए तो अमेरिका भी हमारे ऊपर हमला कर देगा। तो जापान ने सोचा कि अमेरिका हम पर हमला ना करे, इसके लिए उन्हें पहले ही चुप कराना होगा, क्योंकि अमेरिका हमसे ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो हमसे लड़ेगा तो हम हार जाएंगे। यहाँ बात जापान को अच्छी तरह पता था। तो जापान सोचता है हम अमेरिका के मिलिट्री बेस पर चुपके से हमला कर देंगे और उड़ा देंगे उनके सारे फाइटर प्लेन और जहाज़ों को, इसके बाद अमेरिका हमसे कैसे लड़ेगा। इसी सोच के साथ जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर चुपके से हमला कर देता है, जिससे अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस हमले के बाद ही अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाता है और जापान के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। इसके बाद ब्रिटेन और चाइना जापान के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। ऐसा देख जर्मनी और इटली भी जापान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। 1941 के अंत में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पे था। इसके बाद साल 1943 तक इटली सरेंडर कर देता है। इसके बाद 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है अपने आप को गोली मारकर, और उसके बाद जर्मनी भी अपने आप को सरेंडर कर देता है। अब एक्सिस पावर में सिर्फ जापान बचा था जो अपने आप को सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहा था। तब अमेरिका परमाणु हमले के बारे में सोचता है। ये सोचता है इस हमले से पहले एक बार लास्ट वार्निंग दे दी जाए जापान को। 26 जुलाई 1945 को पोट्सडैम डिक्लेरेशन में यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट आते हैं और अनकंडीशनल सरेंडर करने का प्रस्ताव रखते हैं जापान के सामने, और जापान को ये वार्निंग देते हैं अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो उसका नतीजा ये होगा, प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, यानी पूरी तरीके से तबाही। जापानी लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि परमाणु बम जैसा कोई चीज़ भी होती है। जापानी लोग भी परेशान हो चुके थे इस युद्ध से। जापानी लोग भूख से मर रहे थे, यहाँ जॉब्स की कमी हो गई थी और जापान की इकोनॉमी भी ख़त्म हो चुकी। लेकिन वो अपने खुद के आर्मी और एम्पायर के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे।
लेकिन जापान तब भी 29 जुलाई 1945 को इस पोट्सडैम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद 3 अगस्त 1945 को अमेरिका के प्रेसिडेंट ये ऑथराइज करते हैं कि परमाणु हमला किया जाएगा जापान के ऊपर। 6 अगस्त 1945 को B-29 प्लेन जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर पहला परमाणु बम 8:15 पर गिराता है। इसी के साथ ही अमेरिका पहला और इकलौता देश बन जाता है परमाणु बम यूज़ करने वाला। उस दिन हिरोशिमा शहर पर जो लोग मौजूद थे उनमें से जितने लोग जिंदा बचे थे वो लोग इस भयानक हादसे की दर्दनाक कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि पहले तो इतनी तेज़ रोशनी चमकी कि उस रोशनी से बहुत सारे लोग हमेशा के लिए अंधे हो गए, और फिर इतनी तेज़ आवाज़ सुनाई दी कि उससे बहुत सारे लोग हमेशा के लिए बहरे हो गए। फिर 4000 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान में उत्पन्न हुआ उससे बहुत सारे लोग भाप बनकर उड़ गए। ये चीज़ इतनी तेज हुई कि लोगों की जो परछाई वो ज़मीन पर छप के रह गई। वो काली सी परछाई ज़मीन, पत्थरों और दीवारों पर छपी रह गई, जो आज के दिन भी देखा जा सकता है। जापान के एम्पायर ने अभी भी सरेंडर करने को मना कर दिया। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक और परमाणु बम गिराता है नागासाकी पर। पहले अमेरिका इस बम को जापान के सबसे आबादी वाला और औद्योगिक शहर कुकुरा पर गिराना चाहता था, पर मौसम खराब होने की वजह से इसे नागासाकी पर गिराना पड़ा। तब जाके फाइनली मान जाते हैं जापान के एम्पायर सरेंडर के लिए। इसके बाद 15 अगस्त 1945 को इस सरेंडर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अमेरिका का करीब 7 साल तक जापान पर कब्जा रहा। हालांकि अमेरिका ने जापान की काफ़ी मदद भी की, जिसमें टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इंडस्ट्री भी शामिल था। इसके चलते जापान 20 से 30 साल में दुनिया के टॉप मोस्ट इकोनॉमिक देश बन गए। तो आखिर अमेरिका को जापान पर परमाणु हमला क्यों करना पड़ा, इसका कुछ प्रमुख कारण ये भी है। जैसे जापान युद्ध में हार तो रहा था, पर वहाँ बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। अमेरिका को डर था कि और लंबे समय तक युद्ध चला तो सैनिक और नागरिक दोनों बहुत अधिक मात्रा में मारे जाएंगे। एक कारण ये भी था, अमेरिका को लग रहा था परमाणु हमला करके वो युद्ध को जल्दी समाप्त कर देगा, जिससे अमेरिकी सैनिकों की जान बचाई जा सकेगी। कुछ लोगों का यहाँ भी मानना है कि अमेरिका सोवियत संघ को ये दिखाने के लिए परमाणु हमला किया कि वो परमाणु हमला करने में सक्षम है। कुछ लोगों का मानना है कि हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान के प्रमुख सैन्य अड्डे थे और इन पर हमला करके अमेरिका ने जापान की युद्ध क्षमता को कम करने की कोशिश की।